नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। आज हम इसमें अध्याय 7 की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था से जुड़े क्वेश्चंस आपको इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस परीक्षा वाणी MCQ सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने प्रतिशत हैं? देखिए, कुल जनसंख्या में पूछा है। कुल जनसंख्या में और कार्यशील जनसंख्या में कितना परसेंट है, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। कुल जनसंख्या का कृषि पर आधारित है या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, वो है आपका 12.81%, केवल जिसमें कृषक और कृषि श्रमिक शामिल हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कृषि पर आधारित कितने लोग हैं, कृषि पर निर्भर कितने लोग हैं, तो यह आंकड़ा आपका 70 से 80% तक जाता है। लेकिन केवल कृषक या कृषि श्रमिकों की बात हो रही है 12.81%। यह है हमारी पूरी टोटल जनसंख्या में से। जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, यानी ऐसी जनसंख्या जो वर्किंग जनसंख्या है, जिसमें बच्चे शामिल नहीं हैं, एक उम्र के बाद के बूढ़े लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तो उत्तराखंड में कृषि से संबंधित कार्यशील जनसंख्या में से आपके 33.38% है। इन दोनों को याद करना है। कुल जनसंख्या में कितना है? 1281, और कार्यशील जनसंख्या में यह परसेंटेज 33.38% है। ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। एक और क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कितनी कृषि योग्य भूमि है, कितने मैदान है हमारे पास। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है। यहां का लगभग 86% इलाका पर्वतीय इलाका है। मैदानी इलाका यहां पर कितना है? लगभग 13.97%, यानी लगभग 14% के करीब यह आंकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है। तो तराई क्षेत्र में हमें जो मृदा मिलती है, तराई मिट्टी हम इसको कहते हैं। उधम सिंह नगर का जो इलाका है, आपका देहरादून का जो दक्षिणी इलाका है, सब जगह पर यही मिट्टी उस इलाके में पाई जाती है। जो उत्तराखंड में दूसरी मिट्टी हमें मिलती है पहाड़ों में, पर्वतों में, उनसे कई ज्यादा अच्छी और परिपक्व मिट्टी इसको माना जाता है। गन्ने और धान की फसल के लिए काफी अच्छी मिट्टी इसे कहते हैं, इसे माना जाता है। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की मिट्टियों को लेकर एक क्वेश्चन और आता है। उत्तराखंड में देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियां तो मिलती हैं। तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी हो गई, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में क्वार्ट्ज मिट्टी मिलती है, ज्वालामुखी मिट्टी मिलती है। इसके अलावा भाबर क्षेत्र में भाबर मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये सारी मिट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने पूरे भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये सब शामिल हैं। तो उत्तराखंड की जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आती है। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहा गया है, इसको भी याद करना है। ठीक है, और एक पेपर में आपसे उत्तराखंड के अंदर राज्य की मृदाओं का pH मान पूछा गया था। तो राज्य की मिट्टियों का pH मान आपके 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो एक्स्ट्रा फैक्ट है साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, हम केवल क्वेश्चन आंसर में नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, फैक्ट हैं, डेटा है, उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चले। क्योंकि बुक में आपको केवल क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है और अलग अलग किताबों की एक जगह पर डेटा भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में दोमट मृदा पाई जाती है। तो राज्य में दोमट मृदा ये कहां पर पाई जाती है? शिवालिक के निचली ढालों पर और दून घाटियों में हमें जो मिट्टी देखने को मिलती है वो दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों की ढालों पर और पहाड़ों के किनारे हमें किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? ये तो शिवालिक के निचले इलाकों की बात कर रहा है और दून घाटियों की बात कर रहा है। पहाड़ों के जो ढाल होते हैं वहां पर और पहाड़ों के किनारे हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है उत्तराखंड में।
इसको आपने याद करना है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में क्वार्ट्ज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी हमें देखने को मिलती है। शिवालिक के निचले इलाकों में तो दोमट मिट्टी है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हमें किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? टर्शरी मिट्टी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं भाभर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब करी गई थी? देखिए, कुमाऊं भाभर खेतिहार न्यास निधि, इसका गठन किया गया था सन 1906 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1906 में इसका गठन किया गया ताकि लोग तराई में आकर बसें और सरकार उनको यहां बसाने में मदद कर सके, जो सुविधाएं उनको दे सके। उस समय तराई के इलाके में ज्यादा लोग बसना नहीं चाहते थे, लगातार महामारियां यहां पर फैलती रहती थी। तो सरकार के द्वारा एक निधि बनाई गई, एक फंड बनाया गया, कुमाऊं भाभर खेतिहार न्यास निधि, जिससे लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके इस क्षेत्र में आकर बसने के लिए। कब बना था? 1906 में। और ये क्वेश्चन पेपर में आया है। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन कब चला था? 1986 में टिहरी के हेवल घाटी में इसे चलाया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? विजय जरधारी। क्वेश्चन पूछा गया है, बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? विजय जरधारी। इसके प्रवर्तक भी कौन है? विजय जरधारी, ठीक है। इनकी दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पूछी जा सकती हैं। एक किताब है इनकी बारहा नाजा। बारहा नाजा किताब किसकी है? विजय जरधारी की। और एक किताब इनकी और है, उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजातियां। ये किताब भी किसकी है? विजय जरधारी की। विजय जरधारी को 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 के अंदर हिमालय प्रहरी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, करंट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? देखिए, गढ़वाल के अंदर जो पहली चाय की फैक्ट्री मानी जाती है वो इसी चाय की फैक्ट्री को माना जाता है, जिसे 1843 में पौड़ी के गड़ौली नामक जगह पर लगाया गया था। इस फैक्ट्री को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो D.A. चौफिन का नाम आपको देखने को मिलता है। इसका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। गढ़वाल के अंदर पहली बार चाय फैक्ट्री या चाय का उत्पादन करने का जो प्रयास किया गया वो चमोली के लोहाब में किया गया, लेकिन वो असफल रहा। जो पहली फैक्ट्री लगी गढ़वाल की चाय की वो 1843 में लगी, पौड़ी के गड़ोली में इसे लगाया गया था, ठीक है। चाय को लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड में चाय की खेती कब से शुरू हुई? तो इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला वर्ष है 1824। 1824 में विसप हेबर ने शुरू किया यहां पर चाय का उत्पादन। देखिए, कुछ जगहों पर आपको यह दिया गया है कि राज्य में सबसे पहले चाय की खेती विशप हेबर के द्वारा 1824 में शुरू करी गई। कुछ जगहों पर यह दिया है कि इसने छोटे स्तर पर शुरू करी और कुछ जगहों पर यह है कि इसने केवल सुझाव दिया। तो आपको मेन सिर्फ इतना याद करना है कि राज्य में चाय की खेती को लेकर के जो सबसे पहले शुरुआत करी है वो विशप हेबर ने करी है 1824 में। इसके बाद 1827 में डॉक्टर रायले को यहां पर भेजा गया समीक्षा करने के लिए कि क्या यहां पर चाय की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके बाद 1834 में जो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसके द्वारा चाय समिति का गठन या जो चाय कमेटी है उसका गठन किया गया। तो राज्य में चाय कमेटी कब बनी थी? 1834 में। और उसी के साथ फिर बड़े पैमाने पर चाय की खेती यहां पर शुरू हो गई। 1835 से शुरू हुई और किसके द्वारा करी गई? डॉक्टर रायले, जो 1827 में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। शुरुआत विशप हेबर, बड़े स्तर पर डॉक्टर रायले। चाय कमेटी कब बनी? 1834, ठीक है। टिहरी के अंदर उस समय टिहरी एक स्वतंत्र रियासत थी, तो टिहरी में भी चाय की खेती कब शुरू हुई है? 1835 में शुरू हुई है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चाय और अंग्रेजों को लेकर के जो पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने चाय के लिए जो बीज यहां पर इस्तेमाल किए वो कहां से आए थे? अंग्रेजों ने चाय के लिए बीज चाइना से मंगवाए थे। एक तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है। एक चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग जिसका नाम है, उसको भी यहां पर बुलाया गया था। 1805 में वो राज्य में आया था। ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। राज्य के अंदर चाय विकास बोर्ड कब गठित किया गया? तो 11 फरवरी 2004 में चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया।
इसका जो हेडक्वार्टर था वो अल्मोड़ा में स्थापित था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर कहां स्थानांतरित किया गया है? गैरसैंण में किया गया है। 2021 में इसे ट्रांसफर करने की घोषणा करी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो कृषि उपकरण इनमें से कौन नहीं है? देखिए, कुटला या कुटुल जिसको कहा जाता है, यह एक कृषि उपकरण है। हाथ से खोदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल या हाव, हल आप जानते ही हैं, काफी फेमस और काफी प्रमुख कृषि का उपकरण है। करबोजा की बात करें, करबोजा एक छोटा थैला होता है। यह भेड़ और बकरियों की पीठ पर जो सामान लादा जाता है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो यह कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। करबोजा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। माया की बात करें, माया को दनेला भी कहा जाता है। मिट्टी में से खरपतवार आदि को निकालने के लिए, मिट्टी को और अच्छा बनाने के लिए इस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो करबोजा इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में ऊसर भूमि वाला क्षेत्र कितना है? तो ऊसर भूमि यानी जो बंजर भूमि है वो कितना माना गया है? वो है इसमें आपका 4.14%। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य में सबसे ज्यादा ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि कहां है? ये क्वेश्चन पेपर में आया है। सबसे ज्यादा बंजर भूमि आपके चमोली जनपद में पड़ती है। इसके बाद आता है सबसे कम बंजर भूमि कहां पर है? सबसे कम बंजर भूमि नैनीताल में पड़ती है। ठीक है, इन दोनों जनपदों के नाम आपको ध्यान रखने हैं ऊसर भूमि को लेकर के। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो देखिए, सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से भूमि को राज्य में 3 वर्गों में बांटा गया है। तलाव भूमि, उपरांव भूमि और इजरान भूमि। इसमें ग्राम्य भूमि शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तलाव भूमि की बात करें, जैसा नाम में पता चल रहा है, तलों में पाई जाती है, निचले इलाकों में पाई जाती है और यहां पर सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। उपरांव भूमि की बात करें तो ऊपरी इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। असिंचित भूमि इसको कहा जाता है, यानी उपजाऊ तो है लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है, यह एक असिंचित भूमि है। और इजरान की बात करें तो पथरीली भूमि या बंजर भूमि इसे कहा जाता है। वनों से लगी होती है, वनों के बीच में या किनारे पाई जाती है, जो पूरी तरीके से बंजर है। तो 3 ही वर्गों में बांटा है सिंचाई के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर स्थानीय लोगों ने भी भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है घर्य भूमि। घर्य भूमि जो गांवों के नजदीक होती है, गांव के सबसे नजदीक होती है। एक होती है भूमि जो गांव के बीच में होती है, उसे कहा जाता है बिचलिया, गांव और जंगलों के बीच में पाई जाती है। और एक होती है आपकी बुनिया, यह भूमि जंगलों के साथ लगी हुई होती है और जैसे जैसे इनकी दूरी घर से या गांव से बढ़ती जाती है, इनकी जो उपजाऊ है वो कम होती जाती है। आपसे पूछेगा इनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, तो आप कहेंगे घर्य भूमि। उसके बाद कौन है? बिचलिया भूमि। और सबसे कम या बंजर भूमि कौन है? बुनिया भूमि। तो तीनों को आपने याद करना है, ये स्थानीय स्तर पर, ये सिंचाई के स्तर पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भाबर मिट्टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है? चलिए देखते हैं। तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भाबर मृदा पाई जाती है, सही है। भाबर मृदा कंकड़ पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित होती है, यह भी सही है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है, यह भी सही है, क्योंकि कंकड़ पत्थर आदि इसमें पाए जाते हैं। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्य में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन खेती की जो ज्यादा भूमि है वो आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार ऐसे मैदानी इलाकों में ज्यादा है और मैदानों में आपकी ज्यादातर तराई मिट्टी देखने को मिलती है। तो वो उसका आंसर हो सकता है, लेकिन स्पष्ट इसको नहीं किया गया है। भाबर इसका कंफर्म आंसर है कि भाबर तो सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, सिर्फ इतना याद करना है कहां पर है ये आपके लालकुआं नैनीताल के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा मिल्क पाउडर प्लांट कहां है उत्तराखंड में, वो उधम सिंह नगर में है। डेयरी शोध विकास संस्थान कहां है या डेयरी शोध विकास केंद्र, यही है आपका, जो कि लालकुआं के अंदर पड़ता है। उत्तराखंड में पहला दुग्ध संघ की स्थापना कब करी गई? 1949 में हल्द्वानी के अंदर, इसको भी याद करेंगे। ठीक है,
किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? देखिए, भारत का पहला जैविक राज्य या अपने को जैविक राज्य घोषित करने वाला राज्य कौन था? वो था सिक्किम, भारत का पहला जैविक स्टेट। लेकिन जैविक कृषि अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड ने यह अधिनियम 2019 में बनाया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा, जैविक कृषि अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तो विकेट बंदोबस्त ये कहा जाता है 1863 से 73 के बीच में जो 9वां भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल का, उसको कहते हैं विकेट बंदोबस्त। उस समय जो यहाँ का कमिश्नर था वो हेनरी रैमजे था, लेकिन जो बंदोबस्त अधिकारी था जिसकी अध्यक्षता में ये पूरा बंदोबस्त हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहा था G.E. विकेट, और उसी के नाम पर इसे विकेट बंदोबस्त कहा गया। इसे उत्तराखंड का पहला वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त माना जाता है। इसी भूमि बंदोबस्त में राज्य की भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। 5 वर्ग बेसिकली वही 3 वर्ग हैं जो हमने अभी ऊपर देखे थे सिंचाई के आधार पर। इनके 5 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था तलाव भूमि, उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर उपरांव भूमि को 2 वर्गों में बांट दिया। एक थी उपरांव अव्वल और एक आपकी उपरांव द्वियम। उसके बाद इन्होंने रखी इजरान और फिर रखी कंटील भूमि। इन 5 वर्गों में इसी में बांटा गया था विकेट बंदोबस्त में। कई बार नाम पूछ लेता है, कई बार वैज्ञानिक पद्धति का, कई बार अधिकारी का, कई बार कमिश्नर का, और कई बार वर्ष, और कई बार आपसे कौन सा भूमि बंदोबस्त था, ये 9वां वाला था, क्रम पूछ लेता है। ठीक है, राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो घटकर हो गई हैं। तो जब राज्य का गठन हुआ उत्तराखंड में, उस समय जो टोटल सक्रिय जोत का आकार था, जोत की संख्या थी उत्तराखंड में, वो 9.26 लाख थी। अब कितनी हो गई है? 8.91 लाख। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लगभग 35,000 जोत जो है वो बंजर भूमि में तब्दील यहां पर हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की एक इकाई है। 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? 1 हेक्टेयर में 50 नालियां होती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था कि राज्य में एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक नाली में होता है 200 वर्ग मीटर, और 50 नाली में कितना हो जाएगा? 50 नाली में हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, यानी 1 हेक्टेयर। और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? तो कंटूर फार्मिंग समुच्च खेती को कहा जाता है, समुच्च कृषि को कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। जहां पर थोड़ी सी हल्की फुल्की ढाल होती है वहां पर आपकी कंटूर फार्मिंग करी जाती है। जहां पर ज्यादा ढाल होती है वहां पर सीढ़ीदार खेती करी जाती है, सीढ़ीदार कृषि करी जाती है। और स्थानांतरण कृषि कहां पर होती है? स्थानांतरण कृषि आपकी झूम खेती इसको कहा जाता है, और कुछ जनजातियों के द्वारा इसे राज्य में किया जाता है। राजी जनजाति इसको प्रमुख रूप से करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? देखिए, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून के अंदर है, लेकिन इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपके ऋषिकेश में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है? देखिए, उत्तराखंड की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो गेहूं है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जितनी भूमि पर खेती करी जाती है, लगभग 14% की भूमि पर खेती होती है, उसमें 30% गेहूं बोया जाता है। ये उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल है। यानी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है? गेहूं की होती है, 30% कृषि भूमि पर। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आता है चावल। पहले पर गेहूं है, दूसरे नंबर पर चावल है। चावल लगभग 26% कृषि भूमि पर उगाया जाता है। ये उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख फसल है। राज्य की तीसरी प्रमुख फसल कौन है? यह है आपकी गन्ना, जो लगभग 9% कृषि भूमि पर उगाई जाती है। इन टॉप 3 को आपने याद करना है। सबसे पहले गेहूं, फिर चावल और फिर आपकी गन्ना। परसेंटेज भी पूछे जाते हैं, परसेंटेज भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मंडुआ उत्तराखंड में कितनी भूमि पर उगाया जाता है? मंडुआ लगभग 8% भूमि पर, जो नंबर 4 पर आएगा।
भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भागीरथी घाटी में उत्तरकाशी में हर्सिल क्षेत्र में जो भी कृषि आपकी शुरू है, चाहे वो सेब की बात करें, आपके राजमे की बात करें, आलू की खेती की बात करें, फ्रेडरिक विल्सन को ही इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, तो अभी हमने ऊपर देखा था 1949 में स्थापित किया गया था इसे हल्द्वानी के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर है। कुमाऊं और गढ़वाल में दून या द्रोण मापतोल इकाई थी। तो राज्य में दून या द्रोण जो है आपकी एक मापतोल इकाई है, अनाज मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक दून में कितने किलोग्राम होते हैं? एक दून बराबर 32 किलो का होता है। ठीक है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? तो अभी हमने देखा था इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है? तो कहां पर हो जाएगा ये? कालसी में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर कौन सी खेती करी जाती है? अभी हमने देखा कम ढाल वाली इलाका हो या खेती भूमि हो तो आप करेंगे कंटूर फार्मिंग, और अधिक ढाल वाली हो तो सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कथन दिया है और उसका कारण दिया है। कथन है सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है। तो दोनों आपके सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही करता है। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है तो यहाँ पर ज्यादा ढाल वाली भूमि अधिक है, पर्वत ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है, और इस वजह से यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि एक लोकप्रिय प्रणाली है। क्योंकि जब ज्यादा ढाल युक्त हमारे पास भूमि है तो कौन सी प्रणाली ज्यादा इस्तेमाल होगी? सीढ़ीदार खेती। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी और सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? राज्य में टोटल 5 चाय की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से एक आपकी निजी है और 4 आपकी सरकारी हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? तो देखिए, एल्पाइन चारागाह मृदा ये कहा जाता है उच्च मैदानी मृदा को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह मिट्टी 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर जो घास के मैदान हैं वहां पर देखने को मिलती है, और घास के मैदान आप जानते हैं चारागाह के रूप में काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो जो उच्च मैदानी मृदा है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर घास के मैदानों में पाई जाती है उसी को कहते हैं एल्पाइन चारागाह मृदा। ठीक है। घास के मैदानों के जो निचले इलाकों में मिट्टी पाई जाती है उसे उप पर्वतीय मृदा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने 2002 में मत्स्य नीति को लागू किया था। उत्तराखंड के संदर्भ में मिलने वाली मृदा तथा उनके स्थान को सूची के साथ सुमेलित करना है। क्वार्ट्ज मिट्टी हमें कहां मिलती है? क्वार्ट्ज मिट्टी हमें देखा था भीमताल क्षेत्र में मिलती है। दोमट मिट्टी हमें कहां मिलती है? अभी हमने ऊपर देखा था दोमट मिट्टी दून घाटी में देखने को मिलती है। लाल मिट्टी कहां मिलती है? पहाड़ों की ढालों और पर्वतों के किनारों पर मिलती है। और उच्च मैदानी मिट्टी 4000 मीटर से ऊंचाई पर घास के मैदानों पर। यानी पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर आपका 4 हो जाएगा, तीसरे का आंसर 3 है, चौथे का आंसर 2 है। 1 4 3 2 इसका सही उत्तर है। 1 4 3 2। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख टॉप 4 गेहूं उत्पादक जिला नहीं है? तो देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, फिर देहरादून और फिर नैनीताल, इन 4 जनपदों में होता है। हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर शामिल है, चमोली इसमें शामिल नहीं है। फिर से कथन दिया है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक मित्र है। यहां पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण का समुचित उपाय है। फिर से आपका दोनों सही हो जाएगा। जब ज्यादा ढलान वाला इलाका होता है या खेत भूमि होती है वहां पर सीढ़ीदार कृषि करते हैं ताकि भूमि संरक्षण भी किया जा सके, जल संरक्षण भी वहां पर किया जा सके। तो दोनों कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील या ताल उत्तराखंड में कौन सा है? तो मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है आपका श्यामला ताल चंपावत का। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। इसको याद करना है। 50 नाली बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है।
1 बीघा के अंदर कितनी नाली होती हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 1 बीघा में 2.5 नाली होती हैं। ठीक है। उत्तराखंड में एक और जो प्राचीन मापन यहां पर इकाई है वो है मुट्ठी। मुट्ठी में भी यहां पर मापा जाता है। एक नाली में कितनी मुट्ठी होती हैं, 16 होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है। अभी हमने ऊपर देखा था 5.5 से लेकर 6.5 के मध्य में पीएच मान है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। यानी उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि होती है वहां पर ज्यादा प्रमुख किसान कौन काम करता है, कौन वहां पर ज्यादा प्रमुख योगदान करता है, तो वहां की महिलाएं करती हैं, महिला कर्मकारों के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए यह पौधा किसका था। तो देखिए यह पौधा जो है 6.6 मीटर ऊंचाई का, यह एक मिर्च का पौधा था और इसे उगाया था अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने। दुनिया का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा था और इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा कहां पर पाई जाती है। तो उच्च पर्वतीय छिछली मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में, यानी ऊंचे पहाड़ी भाग जहां पर कम बारिश होती है वहां की मिट्टी को उच्च पर्वतीय छिछली मृदा कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ। तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त ये करवाया था गार्डनर ने। कमिश्नरी के अंदर भी इसी ने करवाया था। गढ़वाल के अंदर नियंत्रण में किसका था, गढ़वाल के अंदर नियंत्रण ट्रेल का था। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, गेहूं, चावल और गन्ना। तो देखिए यहां पर भी तीनों दी गई हैं, यहां पर भी लगभग तीनों हैं। ये गेहूं है इसको। ठीक है। लेकिन आपको क्रमशः में पूछा है, नहीं सबसे प्रमुख कौन है, गेहूं, फिर कौन है चावल, फिर कौन है गन्ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ना कि बी और डी। ठीक है। परसेंटेज भी हमने देखे थे, गेहूं लगभग 30% कृषि भूमि पर, चावल 26% पर, गन्ना 9% पर और मंडवा था उसके बाद 8% भूमि पर। उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों पे, कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर दालों की कृषि होती है, दाल उगाई जाती है, यह आपका 6% के करीब है। उत्तरांचल कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है। तो उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने में जो प्रमुख इस्तेमाल होती है वो नाली और मुट्ठी का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऊपर मैंने आपको बताया भी था 16 मुट्ठी बराबर कितनी नाली होती है, 1 नाली होती है। और 2.5 नाली बराबर कितना होता है, 1 बीघा होता है। अब ये 2.5 नाली है, इसको अगर हम मुट्ठी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 40 मुट्ठी हो जाएगा। तो 40 मुट्ठी बराबर 1 बीघा या 2.5 नाली बराबर 1 बीघा। ठीक है। उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है। तो ऊपर हमने देखा था 13.97%, लगभग 14% के करीब है, लेकिन 14 है नहीं, 13% आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। तो किस जनपद को लीची निर्यात जोन घोषित किया है, देहरादून को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तरांचल में भगार शब्द का प्रयोग होता है। तो भगार शब्द जो है आपका खाद्यान्नों के संग्रह के लिए इस्तेमाल होता है, खाद्यान्न संग्रहण से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है। तो ज्वालामुखी मिट्टी, क्वार्ट्ज मिट्टी नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 और सूची 2 में आपने मिलाना है। तलाव भूमि कैसी होती है, तलाव भूमि होती है, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां पर सिंचाई की सर्वोच्च व्यवस्था होती है। यानी पहले का आंसर आपका 2 हो जाएगा। उपराऊ भूमि क्या होती है, उपराऊ भूमि असिंचित भूमि जो ऊपरी भागों में मिलती है, यानी दूसरे का आंसर आपका 3 हो जाएगा। और इजरान भूमि क्या होती है, वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व भूमि, यानी तीसरे का आंसर 1, 2, 3, 1 इसका सही आंसर होगा। 2, 3, 1 ऑप्शन डी। मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, तो किसके मापन में ज्यादा इस्तेमाल होती है, भूमि के। ऑप्शन सी। पाथा क्या है, तो पाथा क्या है, अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक पारंपरिक बर्तन है। उत्तराखंड में पाथा जो शुरू किया था, धर्म पाथा इसको कहा जाता था, अजयपाल ने शुरू किया था। लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, काफी ज्यादा मापने में काफी ज्यादा गड़बड़ करने लगे थे और उसीलिए अजयपाल के द्वारा एक पाथा यहां पर लाया गया जिसका वजन होता था 2 kg।
एक स्टैंडर्ड था, इसी से मापा जाता था। इसे अजयपाल का धर्मपाथा कहा जाता था। तो पाथे का वजन कितना होता था, यह भी याद रखना है, 2 किलो का होता था। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है? कौन सी फसल होगी जो उत्तराखंड की प्रमुख फसल है? और उत्तराखंड की प्रमुख फसल कौन है? गेहूं, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछेगा भारत की प्रमुख फसल कौन है, तो भारत की फसल है चावल। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद प्रदेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमयी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था कि शिवालिक की पहाड़ियों पर हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? टर्शरी मिट्टी मिलती है। उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया था। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में टोटल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें से 11वां वाला 1928 में केवल गढ़वाल में हुआ था और इसे इबर्सन के नेतृत्व में कराया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसका नाम भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड की मिट्टी को लेकर के, कृषि को लेकर के, सिंचाई को लेकर आपको अगली जो क्लासेस हैं 2 से 3 क्लासेस इसकी इस चैप्टर की आएंगी और आपका पूरा ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।